हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और साथ ही में फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर होता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनकी भी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा में आने की होती है, वो सारे प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही में अंत तक बने रहना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की और भी वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस रखा गया है, मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ डिटेल में। तो यदि आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो फिजिक्स के लिए जब आप लोग टॉपर ग्रुप लेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो फिजिक्स के लिए जब आप लोग टॉपर ग्रुप लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? हैंड रिटन बेस्ट नोट्स मिलेगा, जो कि आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके पहले डेमो के रूप में देख सकते हो एक दो चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और आपको इसी बचे हुए समय में अच्छी तैयारी करनी है। तो आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोग कैसे ज्वाइन करोगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आपको इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। मैसेज करके आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए टॉपिक को ज्वाइन करना है वो लोग आप लोग मैसेज कर सकते हो, और थोड़ा सा इंतजार करोगे तो आपको सारी रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से देख करके आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो आपको इस नंबर पर जब आप मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और यदि आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोग को बताना है, साथ ही में इसका मात्रक भी हम लोग को बताना है। तो किस प्रकार से आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा को बताओगे, तो आप लोग यहाँ पर आंसर में नीचे देख रहे होंगे, लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो आप लोग बताओगे कि इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे आप लोग बताओगे कि यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो आपका एफ हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपके ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। तो ये आपका हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आप अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लोग ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे और ना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप लोग मात्रक बता पाओगे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ई बराबर होता है आपका एफ अपान में क्यू नॉट होता है। ई आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एफ आपका होता है वैद्युत बल, और क्यू आपका होता है आवेश, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग इसका मात्रक किस प्रकार से निकालेंगे वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपान कूलाम अथवा वोल्ट अपान मीटर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। किस प्रकार से हो जाता है वो भी समझ लीजिए। न्यूटन अपन कूलाम तो आप लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपका बल होता है एफ होता है, जो उसका जो मात्रक होता है आपका न्यूटन हो जाता है, और क्यू आपका होता है आवेश। आवेश का मात्रक कितना हो जाता है? कूलाम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन अपान में क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा यहाँ से। तो इसका एक जो आपका कह सकते हैं मात्रक था वो आप लोग यहाँ से जान गए। अब ये दूसरा जो मात्रक दिया गया वोल्ट अपान में मीटर, ये कैसे है ये भी आप लोग समझ लीजिए कि जो आपका ई होता है यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी दो फार्मूला होता है। एक आपका होता है एफ अपान में क्यू, और दूसरा आपका होता है ई बराबर
B/d, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो इस फार्मूले से आप लोगों ने क्या देखा, न्यूटन अपॉन कूलम, और इस फार्मूले से आप लोग बताओगे वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से आपके दो मात्रक होते हैं, दोनों मात्रक को आपको इसका याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और साथ में परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से अपनी कॉपी में, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है, आगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, और जिसको भी टॉपर ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है वो लोग इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट करो, और आप लोग वहाँ से जो भी जानकारी है सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर हम लोग अगले पेज पर अब बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका किसी बिंदु पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं तो उसमें आपके दो व्यंजक हम लोग निकालते हैं, एक होता है अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। तो हम लोग उसे निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर व्यंजक पूछ रहा है, तो हम लोग उसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R क्यूब, ठीक है। न्यूटन अपान में कूलम होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, जहाँ पर आप लोग P जो आपका होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और जो आपका R होता है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षित बिंदु की दूरी होती है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या हो जाता है आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो जल्दी से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताना है। तो आप लोग बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे आप लोग उसका सूत्र कैसे बनाओगे, तो आप लोग बताओगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q तथा उनके मध्य की दूरी D है, यानी कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उन वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश है वो कितना है, Q है, तथा उन आवेशों के मध्य की जो दूरी वो कितनी है, D है। तब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू D हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है, इसे भी आपको याद रखना है। ये भी आपका न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में से नोट कर लो और इंपॉर्टेंट का टिक लगा लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है, इसमें आपका हो जाता है गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है आपका, और ये अति लघु में क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो कैसे आप लोग इसका उत्तर बताओगे, आप लोग बताओगे कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका आप लोग फॉर्मूला इस प्रकार से बना सकते हो, फाई बराबर क्या हो जाता है, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आपका उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, फाई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो इतना आप लोग याद कर लेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतना भी आप लोग समझ गए होंगे, तो जल्दी से अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक इसे नोट कर लिया होगा, या फिर नहीं नोट कर पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, न्यूमेरिकल के रूप में आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, ताकि आप लोग उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो और कम समय में अच्छी तैयारी आप लोग कर पाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर
प्लस 3q माइनस 2q प्लस q तथा प्लस 2q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा गया, हम लोग से पूछा गया कि एक गॉसियन पृष्ठ है, उसके अंदर आपके 4 प्रकार के आवेश रखे गए हैं। एक आपका रखा गया प्लस 3q, एक आपका रखा गया माइनस 2q, एक आपका रखा गया प्लस q और एक आपका रखा गया है प्लस 2q। ठीक है, तो इन आवेशों को रखा गया है। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा हम लोग को बताना है। तो गॉस के हम लोग उत्तर बताएंगे कि गॉस के नियमानुसार पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स आपका होता है फाई ई बराबर क्या होता है, सूत्र मैंने अभी आपको बताया था। सूत्र आपका होता है फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। जितने भी आपके आवेश यहाँ पर रखे गए हैं गॉसियन पृष्ठ के अंदर, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बटे में आप लोग एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, प्लस 3q माइनस 2q प्लस q प्लस 2q। तो इस प्रकार से यह रखा गया है। तो प्लस प्लस को हम लोग सबसे पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर माइनस से घटा देंगे। ठीक है, तो प्लस 3 है यहाँ पर और q है यहाँ पर क्या हो गया 4q हो गया। फिर 2 अब यहाँ पर जोड़ दोगे तो 6q हो गया। तो माइनस 2q कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4q आ जाएगा ना। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 4q अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इसे आप लोग को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस करना है केवल इस पर, क्योंकि अब वो जो नॉइस है उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कृपया करके इस पर ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ना। तो आप लोग मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि गॉस के नियमानुसार पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो आपका होता है फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू जितने भी आपके आवेश हैं उन सभी को हम लोग को जोड़ देना है। तो पहले इसमें देख लो कितने आवेश दिए गए हैं। पहले आपका दिया गया प्लस 3q माइनस 2q प्लस q प्लस 2q। तो पहले जो प्लस प्लस वाले उनको हम लोग जोड़ लेंगे, फिर माइनस वाले से घटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस 3q है और यहाँ पर आपका 2q है। तो कितना हो गया 5q हो गया। उसके बाद फिर एक q और आपका प्लस में है तो क्या हो जाएगा 6q माइनस 2q हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 बराबर 4q अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। तो जल्दी से आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमेय समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसकी सहायता से हम लोग वैद्युतशीलता का विमेय समीकरण लिखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना किसका, हम लोग को एप्सिलॉन का क्या निकालना है, विमीय समीकरण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एप्सिलॉन को इस साइड ले आएंगे और एफ को हम लोग इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर 4 पाई और एफ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई का तो कोई विमीय सूत्र होता नहीं, विमीय समीकरण होता नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, आवेश का कितना होता है आपका विमीय सूत्र आपको पता होगा, आवेश का होता है 80। तो यहाँ पर 2 आवेश दिए गए हैं तो आपका 80 हो जाएगा। नीचे क्या है R है, R स्क्वायर है तो यानी कि दूरी का कितना हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है एफ का विमीय सूत्र क्या होता है MLT की पावर -2 होता है। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे। तो जो नीचे प्लस में है वो जाकर के ऊपर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे माइनस में है ऊपर जाकर के वो प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ क्या दिया गया है 80। ठीक है, एक 80 ये हो गया और एक 80 ये हो गया। इस प्रकार से नीचे आपका, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नीचे आपका क्या हो गया है L स्क्वायर और क्या हो गया है MLT की पावर -2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेके जाएंगे, हम लोग M लेकर के जाएंगे। तो M नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो M की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर L लेकर के जाएंगे। तो L आप लोग देखोगे L स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर एक L है। तो L कितने L हो गए आपके, L की पावर कितनी हो गई, L की पावर 3 हो गई। तो L की पावर नीचे क्या है प्लस में है, लेकिन जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो L की पावर -3 हो जाएगी। फिर हम लोग T को लेकर के जाएंगे ऊपर। तो T आप लोग देखोगे यहाँ पर -2 है। ठीक है, नीचे क्या है -2 है और ऊपर आपके 2 T हैं जो कि आपके प्लस में है। तो जो आपका नीचे माइनस में है जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, T की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी पहले से 2 T उपस्थित हैं। तो कि T की पावर कितनी हो जाएगी +4 हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका क्या बचा A। यहाँ आपका 2 आपके A हैं तो A की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा आपका, A की पावर 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो विमीय सूत्र होता है वो निकल करके आ गया किसका, वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन का विमीय सूत्र निकल करके आ गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हमारा जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपका होने वाला है कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ठीक है, तो कूलाम के नियम का हम लोग को सदिश रूप बताना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आप लोग बताओगे उत्तर में कि माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, आपको पता होगा जो Q1 Q2 आवेश हैं वो दो बिंदु आवेश हैं और जिनके बीच की दूरी r है। तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F12 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर और r कैप 12। ठीक है, अब ये r कैप 12 क्या है, तो आप लोग को याद रखना है कि जहाँ पर r कैप 12 बराबर क्या है आपका Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात किया, उसी प्रकार से अब हम लोग आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा F21 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर r कैप 21। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे और ऊपर वाले को समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आगे थोड़ी सी चीज़ें और आपको लिखना है और आपको यहाँ पर इसमें भी देखो जो r कैप 21 है, तो इसमें भी आप लोग लिखोगे कि जहाँ r कैप 21 जो है आपका है वो Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। ठीक है, तो जो आपके दोनों समीकरण आए हैं, एक ये वाला समीकरण, एक ये वाला समीकरण, दोनों कैसे समीकरण है, ये दोनों समीकरण आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग आगे लिखोगे कि जहाँ r कैप 21 यानी कि जो दूसरा वाला समीकरण अभी हम लोगों ने बनाया था उसी का है ये कि r कैप 21 Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है और समीकरण 1 व 2 दोनों कूलाम के नियम का सदिश रूप हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ये जो आपका निकल करके आया यही आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के पाने के लिए आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।